नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का निचोड़ ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हम आप लोगों को कराने वाले हैं दोस्तों। तो जिसमें मैंने पिछले वीडियो में 150 क्वेश्चंस आप लोग को करा दिया है। अब चलेंगे हम लोग 151 क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस जो दोस्तों हैं एनसीईआरटी बुक से उसका निचोड़ करके निकाला गया है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 150 क्वेश्चंस इस वीडियो में भी मिलेगा। आपका मान के चलिए कि परीक्षा के लिहाज से यह वीडियो बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मिस करते हैं तो फिर नुकसान आप लोगों का ही होगा, इसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करिएगा। लेकिन पहले मैं क्वेश्चन करा दूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहा जाता है? अब कुछ लोग काला सोना भी कह देंगे इसको, जो कि गलत है ना। काला सोना जो है वह इसे नहीं कहा जाता है, वह पेट्रोलियम को कहा जाता है। काला हीरा कहा जाता है कोयले को, ध्यान देंगे इसे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? अब ऑप्शन दे दे आपके सामने, लिग्नाइट, पीट, बिटुमेंस और एंथ्रासाइट, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आप भूरा कोयला याद रखेंगे, लिग्नाइट। ट्रिक याद करने के लिए देख लीजिए, भू से भूला और ली से लिग्नाइट। आप इसको भूलेंगे नहीं, यानी भूली, भूरा कोयला लिग्नाइट, ऐसे करके आप इसको याद रख लेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कब हुई? तो 1975। कोल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कब हुई? CIL है ना। कोल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कब हुई? तो 1975, ध्यान रखेंगे इसको दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, धातु शोधन। धातु शोधन में किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयला को धातु शोधन में प्रयोग किया जाता है। ये पूछा हुआ है दोस्तों क्वेश्चंस, ये बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ था कि धातु शोधन में किस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं दोस्तों, कौन सा कोयला सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है? तो सर्वोत्तम गुण वाला जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। ऐसे इसको देखिए, चारों को क्रम में याद कर लीजिएगा। एंथ्रासाइड हो गया है ना, याद इसको ट्रिक से करिए कैसे याद करते हैं। फिर उसके बाद बिटुमिनस हो गया है ना, फिर लिग्नाइट हो गया, फिर पीट हो गया है ना। अब देखिए, ए से, ए मतलब जान ही रहे हैं कि A1 है, तो एंथ्रासाइड 1 नंबर पर है। बी मतलब दूसरे नंबर पर है, तो बिटुमिनस दूसरे नंबर पर है, और एल तीसरे नंबर पर और पी चौथे नंबर पर। वैसे अल्फाबेटिक क्रम में भी अगर पढ़ेंगे तो पी सबसे आखिरी में आएगा, एल तीसरे पर, बी दूसरे पर और ए पहले पर। तो मान के चलिए एंथ्रासाइड पहला, बिटुमिनस दूसरा, लिग्नाइट तीसरा और पीट सबसे मतलब कम अच्छा कोयला होता है। ध्यान रखेंगे इसका, याद कर लें दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों देख लीजिए। एक तो अपना भारत हो गया है ना, फिर दूसरा भूटान हो गया, तीसरा नेपाल हो गया दोस्तों, फिर पाकिस्तान हो गया, और फिर 5वां बांग्लादेश हो गया। तो अभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं? तो देखिए, हमने अभी चर्चा किया, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। बांग्लादेश से भारत की सीमा जो है वह कितने किलोमीटर की है दोस्तों? तो भारत की सीमा है 4096.7 किलोमीटर भारत से सीमा बनाता है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो सभी लोग जानते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य जो हैं? तो आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। झमेगुराम पछत्री, झमेगुराम पछत्री झारखंड, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, है ना। 4 और 4 8। तो ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे, झमेगुराम पछत्री याद कर लीजिए। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। अब 5 राज्यों का नाम देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं
तो पूछ देता है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य से भारत का जो मानक समय रेखा है वह नहीं गुजरता है। देखिए, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो ये 5 राज्य हो गए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, कंफ्यूज मत होना है, मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो मुख्य भूमि का होगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु, जिसे केप कोमोरिन भी कहते हैं। और अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आपका ग्रेट निकोबार में है। आपको ध्यान होगा, कमेंट करिए कौन सा स्थान है। भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो झारखंड की राजधानी जो रांची है वह कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने टाइम जोन हैं? जैसे भारत में एक है, इलाहाबाद मिर्जापुर से गुजरा है, इलाहाबाद के नज़दीक मिर्जापुर से गुजरा है, तो वैसे ही यूएसए में 6 समय जोन हैं, समय क्षेत्र हैं। भारत का क्षेत्रफल पूछ देता है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे इसका। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा मतलब जलीय को छोड़ करके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी कुल लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि का मतलब कि भारत का जो द्वीपों को छोड़ करके 6100 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जो जल से सीमा बनाती है, यानी समुद्री सीमा बनाती है। और द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर का हो जाता है। जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को अगर आप जोड़ते हैं तब। भारत की सबसे लंबी तट वाला राज्य, देखिए पहले तो आप गुजरात जानते ही हैं, लेकिन अगर इसमें पूछ दे, ऑप्शन दे दे कि अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ऐसे में अंडमान हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है वह 1900 किलोमीटर के लगभग उसका तटीय सीमा है। तो अगर राज्य ना पूछ करके दे दे कि निम्न में से किसकी सीमा, तटवर्ती सीमा सबसे लंबी है, तो अंडमान आप आंसर करिएगा। अब देख लेते हैं भारत के सबसे लंबे तट वाले राज्य, 5 राज्यों को देख लेते हैं कम से कम। पहला गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा महाराष्ट्र है और 5वां केरल है। ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 याद रखेंगे इसको दे देगा परीक्षा में दोस्तों कि लंबी तटवर्तीय सीमा के अनुसार इसको क्रम में सजाएं, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि क्या है। छोटा राज्य है गोवा, देखिए मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, तो छोटा राज्य जो है वह गोवा है दोस्तों, इसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे। गोवा किस संविधान संशोधन से भारत का 25वां राज्य बना? तो गोवा बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 से भारत का 25वां राज्य बना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश से सटे भारत के कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इसे ट्रिक से याद कर लें कि बांग्लादेश अब मित्र में, बांग्लादेश जो है वह मित्र में आ गया है। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और मे से मेघालय और आ से असम और ब से बंगाल। बांग्लादेश अब मित्र में है ना, मित्र में। असम, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश सटे 5 राज्य हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स वीडियो बना करके लाता रहूँगा, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। जीरो लाइन जो है किस देश के बीच है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसे जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, या शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में नेपाल की सीमा कितने किलोमीटर की है? तो 1751 किलोमीटर की है। इसको याद कैसे करना है? 17 तिया 51 3 अक्षर का है नेपाल, तो ऐसे याद कीजिएगा 1751 किलोमीटर। बस याद करने के लिए है दोस्तों। 9 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। अगर 8 डिग्री की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री आपको बता ही दिए, और 10 डिग्री देखिए अंडमान और निकोबार के बीच है। 10 डिग्री जो है यह अंडमान और निकोबार के बीच है। सार्क में कितने देश है दोस्तों? तो सार्क में आपके 8 देश हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? फट से कमेंट करिए। 8 देश कौन कौन से हैं देखिए मैं आपको बता देता हूँ। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान।
तो इसका याद करने का ट्रिक है कि भारत के लगभग जितने पड़ोसी देश हैं वह सब सार्क के सदस्य हैं, छोड़ करके चीन और म्यांमार को। क्योंकि हमने एक ट्रिक बताया था आपको कि चीन जो है वह सार्क को मार देता है। चीन क्या करता है? सार्क को मार देता है। तो चीन से चीन हो जाएगा और सार्क से सार्क कंट्रीज हो ही जाएंगे और मार से म्यांमार। उसके बाद जो अपने पड़ोसी देश हैं, देखिए पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद आपका चीन को हम छाट ही दे रहे हैं, है ना। फिर आपका आ गया भूटान तो है ही, नेपाल तो है ही, बांग्लादेश है ही, और म्यांमार को हम लोग छाट ही दिए, श्रीलंका है ही और मालदीव है ही। तो चीन जो है सार्क को मार देता है इन दोनों को छोड़ करके, बाकी सब जो पड़ोसी देश हैं वह हमारे सार्क में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच जो सीमा है वह 3488 किलोमीटर की सीमा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम डाटा पूछ देता है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। भारत के जलीय व समुद्री सीमा कितने देशों से लगते हैं? तो देखिए जलीय व समुद्री सीमा कितने देशों से लगते हैं? जलीय और समुद्री की बात कह रहा है, स्थल की बात नहीं कह रहा है। तो देखिए बांग्लादेश जो है यह जल से भी लगता है और थल से भी लगता है, तो जलीय में इसको माना जाएगा। म्यांमार भी लगता है जल थल से, इसे भी माना जाएगा। थाईलैंड जल से केवल सीमा बनाता है, भारत की सीमा और थाईलैंड की सीमा बनाती है सीमा। इंडोनेशिया, भारत की सीमा जो है जल सीमा और इंडोनेशिया की सीमा जो जल से टच होता है। श्रीलंका भी जल से टच होता है, मालदीव का भी जो है वह जल से टच होता है, और पाकिस्तान का जो निचला सीमा है गुजरात वाला वो भी थोड़ा सा जल से टच होता है, क्योंकि पाकिस्तान का सीमा जलीय और भारत का जलीय सीमा दोनों टच होता है। अब इसमें से पूछ ले कि वैसा देश बताइए जो जल और थल दोनों से मिलाता है सीमा। तो देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तीनों जल से भी मिलते हैं और थल से भी मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को विशेष रूप से। भारत के कितने ऐसे देश हैं जिसकी सीमा जल एवं थल दोनों से लगती है? अभी हमने डिस्कस किया, तो ऐसे 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। किसे हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है? तो टेथिस सागर को या टेथिस भूसन्नति को हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है, या हिमालय का कोख भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप इसका, हिमालय का कोख भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो टेथिस सागर को या टेथिस भूसन्नति को। शांत घाटी कहाँ है दोस्तों? तो शांत घाटी जो है आपका केरल राज्य में नीलगिरी पहाड़ी पर है। कहाँ है दोस्तों? केरल राज्य में नीलगिरी पहाड़ी पर है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। मरखा घाटी कहाँ में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मरखा घाटी। तो मरखा घाटी आपका लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पार्वती घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू क्षेत्र में है ना, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप लोग इसको मिस कर रहे हैं तो फिर आप मूर्ख ही हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और सारे क्वेश्चन जो हैं वह किसी भी परीक्षा में आपको पूछा जाता है, चाहे ज्योग्राफी का कोई भी परीक्षा हो जिसमें ज्योग्राफी का वेटेज रहता है, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किन्नौर घाटी कहाँ में है दोस्तों? कि तो किन्नौर घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी कहाँ में है दोस्तों? तो मालना घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। इसे छोटा यूनान के रूप में भी जाना जाता है। किसे छोटा यूनान के रूप में भी जाना जाता है? तो मालना घाटी को छोटा यूनान के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, छोटा यूनान, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। हिमालय की आकृति कैसी है दोस्तों? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धनुषाकार, लेकिन अगर ऑप्शन में धनुषाकार ना रहे तो आप याद कर लीजिएगा अर्धविरिताकार भी है, क्योंकि अर्धविरिताकार का मतलब देखिए ये ऐसे है ना, तो ये एक तरह से अर्धवृत्त ही हो गया, इसको पूरा कर देंगे तो वृत्त हो जाएगा, है ना, लेकिन ये अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्ताकार और धनुषाकार दोनों याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 41, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी चर्चित क्वेश्चन है। तो सागरमाथा आप लोग जानते ही हैं। बृहत हिमालय लघु हिमालय से अलग होती है। भैया कैसे अलग होती है? तो देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा होती है अलग? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत पर्वत श्रेणियां किस हिमालय में स्थित है? देखिए पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत ये तीनों जो हैं यह निम्न हिमालय या लघु हिमालय में स्थित हैं। लघु हिमालय जो है शिवालिक हिमालय से कैसे अलग होता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है वह अलग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। कश्मीर हिमालय
कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में सर्वाधिक लंबाई किसकी है? तो सर्वाधिक लंबाई जो है वह नेपाल हिमालय की है, 800 किलोमीटर के बराबर, है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा, 1722 मीटर याद है, 1722 मीटर आपको याद है, ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी। धूपगढ़ी। तो देखिए इसको कैसे याद किया जाए। अगर आप धूप में चलते हैं दोस्तों, अगर आप कहाँ चलते हैं? धूप में चलते हैं तो आपके पैरों में फोड़ा हो जाता है ना। तो सतफूड़ा, पूड़ा से आप फूड़ा बना लीजिए और धूप से धूप बना लीजिए, है ना। तो धूप गढ़ी, धूप घड़ी नहीं है, धूप गढ़ी है। तो याद कर लीजिएगा कि हम धूप में अगर चले हैं तो पैरों में ये छोटे छोटे फोड़ा फुंसी हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर जो है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो अमरकंटक। इसको कैसे याद करेंगे कि भाई काल उसी को नहीं आएगा जो व्यक्ति अमर होगा, है ना। बाकी सबका काल आता है। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अमरकंटक है। तो काल उसी का नहीं आएगा जो व्यक्ति अमर होगा, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह उसका नाम है दोदा बेटा या डोडा बेटा, याद रखेंगे। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अपने भारत में है, उसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप, जो कि लघु अंडमान में स्थित है। एक सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, यह लघु अंडमान में स्थित है दोस्तों। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ में है? ध्यान देंगे तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश तट पर पुलकट झील के अग्रभाग यानी पुलकट झील के आगे वाले भाग में है। व्हीलर द्वीप कहाँ में है? तो उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी है, उसके मुहाने पर यह व्हीलर द्वीप है और इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है दोस्तों। इसका नाम क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप नाम इसका रख दिया गया है। देखिए यहाँ आ ही गया क्वेश्चन। व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य के कोच्चि शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा। मौसम और जलवायु में अंतर दोस्तों। मौसम देखिए जल्दी जल्दी बदल जाता है, जबकि जलवायु जो है वह 30 साल या इससे अधिक में जलवायु परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखेंगे। जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में चलती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिने मुड़ जाती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं मुड़ जाती हैं। यह कथन किसके नियम के अनुसार है? तो यह फेरल का नियम या कॉरियोलिस बल के अनुसार होता है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ में है दोस्तों? तो बनारस में स्थित है, वाराणसी में। जगह का नाम है बाबतपुर। जगह का क्या नाम है? बाबतपुर। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में बाबतपुर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके श्रीनगर में है। बाबा साहेब अंबेडकर हवाई अड्डा जो है वह नागपुर में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके नई दिल्ली में है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 में हुई है, ध्यान दीजिएगा। 1766 प्रारंभ, डाक प्रणाली का प्रारंभ पूछ रहा है, 1766 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा डाक प्रणाली का प्रारंभ, है ना। चलते हैं आगे दोस्तों। इंडियन पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत कब हुई? तो ये 1935 में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई, ध्यान देंगे इस बात का भी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है 1986 में हुई। भारत में ई पोस्ट सेवा, देखिए ई पोस्ट नहीं है, ई पोस्ट सेवा की शुरुआत तो 2004 में हुई, ध्यान देंगे इस बात का। भारत में टेलीग्राम को कब बंद कर दिया गया? टेलीग्राम जो सेवा है, ये टेलीग्राम नहीं, पहले जो टेलीग्राम चलता था वो टेलीग्राम को 2013 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बीएसएनएल, देखिए बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में 15 सितंबर को हुई है, ध्यान रखेंगे। भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ था दोस्तों? तो 1923 में हुआ था। रेडियो क्लब ऑफ मुंबई ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो 1936 में, इसी नाम से हुई थी स्थापना 1936 में, ऑल इंडिया रेडियो, जिसे AIR भी जानते हैं आप लोग। ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1956 में आकाशवाणी पर पड़ गया था, ध्यान रखेंगे। BBC जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है, इसकी शुरुआत कब हुई?
तो देखिए दोस्तों 1932, कहीं कहीं आपको 1932 मिल जाएगा, कहीं कहीं 1933 मिल जाएगा। फिलहाल आप 1932 ही याद रखेंगे, है ना, 1932। अब चलते हैं आगे दोस्तों। भारत में एफएम का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम की स्टेशन की स्थापना का निर्णय जो है वह 1955 में लिया गया था। कब लिया गया था? 1955 में। भारत में टेलीविजन का प्रारंभ जो है वह 1959 में दिल्ली में किया गया था। अब चलते हैं आगे। टेलीविजन को रेडियो से पृथक कर दिया गया था 1976 में। पहले आकाशवाणी और टेलीविजन दोनों एक ही था, तो दोनों को पृथक किया गया 1976 में। टेलीविजन का राष्ट्रीय प्रसारण जो है 1982 में रंगीन टेलीविजन के रूप में 1982 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि रंगीन टीवी कब आया तो 1982 आप ध्यान रखेंगे। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम जो सर्विस है यह कब शुरू किया गया था? तो यह 2004 में शुरू किया गया था, 16 दिसंबर को। ध्यान रखेंगे इस बात का। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई, 6 अप्रैल को। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी जो है वह 30 अप्रैल 1956 को आई, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है इस्पात उद्योग को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। आधारभूत उद्योग लौह इस्पात को कहा जाता है आधारभूत उद्योग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांश चीजों में लौह इस्पात का प्रयोग होता है, चाहे आप किसी चीज का भी प्रयोग करें। इस्पात बनाया जाता है दोस्तों कच्चा लोहा में मैंगनीज को मिला करके। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक व सर्वाधिक खपत वाला देश आपका चीन, चाइना है ना। अब चलते हैं। रेणुका झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार दरोगा में 2 बार पूछ दिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में। जो आप क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों ये सारे कोई बिहार एसआई को यूपीएसआई में पूछा गया है, तो इसको एकदम ही समझ लीजिए कि आप याद कर लीजिएगा। एक बार 2 बार देखिएगा वीडियो को, याद हो जाएगा। हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। बिहार दरोगा में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। नंदनकानन अभयारण्य कहाँ में है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। गहिर माथा मैरिन जो है यह कहाँ में है? तो यह भी उड़ीसा में ही है दोस्तों। देश का पहला मकड़ी घर कहाँ में बना? तो आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में बना है देश का पहला मकड़ी घर। अब चलते हैं। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में लागू हुआ है। ध्यान देंगे। घड़ियाल प्रजनन परियोजना की शुरुआत 1975 में ही शुरू हो गई थी। सुल्तानपुर उद्यान कहाँ में है? तो यह हरियाणा में है। ध्यान दीजिएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, ये आप लोग जानते होंगे। कार्बी ये कार्बी गलत लिखा है, कार्बी ऐसे होगा, है ना। तो कार्बी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो नागालैंड में कार्बी राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा। इटांकी, ये सारे बिहार दरोगा में पूछा गया है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान से बहुत क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग बिहार एसआई की तैयारी करते हैं तो। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान भी नागालैंड में ही है दोस्तों। भितरकनिका जो है मैंग्रोव, यह कहाँ में है? यह भी उड़ीसा में ही है दोस्तों। यह मैंग्रोव है ना। पिछावरम वनस्पति स्थल कहाँ में है? तो पिछीवरम है, इसका नाम पिछावरम नहीं है, पिछीवरम। तो यह तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा इस बात का। प्राकृतिक का गुर्दाया या किडनी किसे कहा जाता है? किडनी ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? आर्द्र भूमि को या जलग्रस्त भूमियों को प्राकृतिक का गुर्दा कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा रामसर साइट, है ना। तो रामसर कहाँ में है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। रामसर जो है ईरान में है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था दोस्तों। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। रामसर स्थल में नामित कांजली झील इंपॉर्टेंट है, पंजाब में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। रामसर स्थल सष्टम कोट्टा आपका केरल में है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चूंकि ये रामसर साइट्स हैं तो इनसे क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा आता है। चंद्रताल आपका हिमाचल प्रदेश में है। देखिए वैसे ताल वाला सारा उत्तराखंड में है, लेकिन चंद्रताल जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछ भी दिया जाता है कि लोग रटे रहते हैं कि ताल सब उत्तराखंड में, अब ये चंद्रताल नहीं है उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल जो है वह रेणुका आद्र स्थल है, हिमाचल प्रदेश में है। दीपोरबिल रामसर साइट जो है वह असम में है, ध्यान रखिएगा। और यह आपका अपर गंगा नदी जो है यह रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश में है, इसका भी आप लोग विशेष रूप से ख्याल करेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। सतलज नदी जो तिब्बत के निकट राकस से निकलती है, वहां इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी जहां से निकलती है तिब्बत में, इसे लांगचेन
खंबाब के नाम से जाना जाता है। भागीरथ नदी में अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा मिलती है आपके देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में। कभी कभी पूछ देता है राज्यों का नाम दे देगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो कंफ्यूज हो जाइएगा, उत्तराखंड याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो आप गंगा ब्रह्मपुत्र पढ़े होंगे ना, लेकिन गलत है, क्योंकि जब वह अपना जल गिराती है समुद्र में उस समय उसका नाम बदल जाता है। हुगली और मेघना सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। गंगा जो है वह हुगली का रूप ले लेती है और ये मेघना का रूप ले लेती है, ध्यान देंगे आप लोग इस बात का। भारत में कितने राज्य की सीमा केवल एक राज्य से मिलती है? तो मेघालय और असम की जो सीमा है यह केवल और केवल एक राज्य से ही मिलती है, और कोई ऐसा राज्य नहीं जो एक राज्य से मिले, सब एक से अधिक राज्य से मिलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो आपका उत्तर प्रदेश, यह 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी कितने राज्यों में मौजूद है? तो पुदुचेरी एक पहले आपका केरल में है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में है ना। तो 3 राज्यों में है, ध्यान देंगे इस बात का। 3 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राममऊ याद रखिएगा, राममऊ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। लिपुलेख दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में। यहीं से मानसरोवर यात्रा जो है वह जाने वाला मार्ग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा कहाँ में है? सिक्किम में। जयलेपला दर्रा जो है वह भी सिक्किम में है, याद रखिएगा। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है दोस्तों, और नीति दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है। माना दर्रा विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है, मोटर वाहन योग्य दर्रा यही है माना दर्रा। पाक स्ट्रेट जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच है। कुछ लोग इसको पाकिस्तान समझ लेते हैं पाक से, तो गलत हो जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, और इसी का फायदा एग्जामिनर उठा लेता है। ग्रेट चैनल स्थित है दोस्तों कहाँ में? तो सुमात्रा और निकोबार के बीच है। सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है और निकोबार के बीच है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी तट पर गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो गुजरात से जो ये गुजरात का पोर्शन है, इससे गोवा तक के मार्ग को जो है वह है क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक को कोंकण तट कहते हैं। बेंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी, बेंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक के मार्ग को मालाबार तट कहते हैं, जिसमें आपका केरल उरल सब आ जाता है। पूर्वी तट पर उड़ीसा आंध्र प्रदेश के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उत्कल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है, इसका भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बिहार में गंगा की लंबाई है 455 किलोमीटर, कितना है? 455 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ध्यान दीजिए 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन 5 राज्यों से गुजरती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब मैं बताऊंगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, बिहार से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है और एक उत्तराखंड से गुजरती है। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, याद लीजिए। भारत में गंगा नदी सबसे कम गुजरती है झारखंड से 4240 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश से 1140 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड खाली 40 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश 1140 किलोमीटर। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? जो बाएं तट पर मिलती है, दाहिने की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाएं तट पर मिलने वाली देखिए नदियां हैं, यह हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये प्रमुख नदियां हैं जो गंगा के बाएं तट पर मिलती है। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी का नाम यमुना। ऐसे तो पूछ दे तो याद बता देंगे, लेकिन जब सबसे पश्चिमी पूछ देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो वह यमुना ही है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चंबल नदी पर। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। गांधी सागर चंबल, याद रखिएगा। गंडक नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो पटना के निकट सोनपुर में मिलती है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। कोसी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट के पूरब में गोसाईथान। माउंट एवरेस्ट के पूरब में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इतना प्रदूषण है कि वहाँ के जलीय जीव मरने लगे हैं, इस वजह से उसे जैविक नदी का भी नाम दे दिया गया, जैविक मरुस्थल का नाम। सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी कोसी, इसीलिए सबसे ज्यादा बाढ़ भी ले आती है। जिधर मन करता है उधर निकल जाती है, तो बाढ़ भी आता है। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो भागलपुर के निकट मिलती है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल पहाड़ों में नहीं मैदानों में है, तो गोमती नदी है, जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है भैया? किस नदी को सौरो ऑफ बंगाल यानी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है वह बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग के बीच आज लाए दोस्तों।
उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब मैं बात कर लूँ कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए, तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी नाम पाठशाला विद केके है। टेलीग्राम में जाएंगे, सर्च करेंगे पाठशाला विद केके, तो वहाँ हमारा चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ आप तैयारी भी कर सकते हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा वीडियो को और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो कमेंट करिए, अगर ख़राब लगे तब भी कमेंट करिए कि सर इसमें ये गलत है, आप इसको सुधार दें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार, जय।